दुनिया भर में ज़राअत एक इंतहाई अहम शोबा है जो ना सिर्फ लोगों की खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है बल्कि ये अरबों डॉलर की तिजारत का बायस भी बनता है। मईशत में इस शोबे का बहुत बड़ा किरदार होता है और इससे मुताल्लिक़ पेशे रोज़गार का ज़रिया और भरपूर तर्ज़ ज़िंदगी है। ये शोबा सख्त मेहनत, वक्त, पानी, मुवाफ़िक़ मौसम, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी मांगता है, तभी जाकर हमें वसी व अरीज़ रकबे पर सरसब्ज़ बागात और लहलाते हरे भरे खेत नज़र आते हैं। ज़राअत में पहले पहले मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता था। मवेशियों या कुछ औजार दस्ती, हल, बैलों, कुल्हाड़ी, दरांती वगैरह की मदद ली जाती थी। फिर वक्त के साथ साथ काश्त की तकनीकों की मुकम्मल जदीद कारी और मुनासिब मशीनरी का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि लागत में कमी और पैदावार में इजाफा ज़्यादा हो। ज़री माहिरीन की जानिब से वक्तन फ़वक्तन काश्तकारों को पैदावार और बढ़ाने के लिए मालूमात फराहम की जाती रहती हैं, क्योंकि बेहतरीन ज़री निज़ाम ज़मीन के बेहतरीन निज़ाम और फसलों की पैदावार में कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इनके दानिशमंदाना इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने या बढ़ाने के लिए ज़री मसनूआत तैयार की जाती है। हम लोग हर रोज़ ज़री मसनूआत की वसी रेंज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया से लेकर कपड़ों और कागज़ की तैयारी शामिल है। ज़री फसल मसनूआत में तब्दील होकर खाने पीने, ईंधन, फाइबर या खाम माल में तब्दील हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11% ज़मीन फसल की पैदावार के लिए वक्फ है और 26% के करीब जानवरों के लिए चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। खाने की अशिया में अनाज शामिल है। कुछ फसलें इंसान की ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि कुछ को जानवरों को खिलाया जाता है जो दूध देते हैं या इंसानों और दूसरे जानवरों की खुराक बन जाते हैं। ज़री मसनूआत ईंधन की तैयारी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। मकई, गन्ने या ज्वार से एथनॉल तैयार किया जाता है। ज़री पैदावार को टेक्सटाइल या प्लास्टिक को तक़वियत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर वाली फसलों में रुई, ऊन और रेशम शामिल है। इसके अलावा कपड़ा बनाने के लिए बांस फाइबर का इस्तेमाल भी मुमकिन है। खुराक की फराहमी के लिए ज़राअत सनती शोबे के लिए खाम माल के हुसूल का बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जो अपनी मुआशी ज़रूरतों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर करता है। हमारे मुल्क की ज़मीन ज़रख़ेज़ और आब व हवा ज़राअत के लिए बहुत मौजू है। यहाँ खेतों में आबपाशी के लिए बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, जबकि शुमाली सिंध से आने वाले दरिया पंजाब और सिंध की ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हुए जुनूब में बहिरा अरब में जा गिरते हैं। मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग फसलों की काश्त होती है, साथ ही तरह तरह के फल और सब्जियां भी पैदा होती हैं। मुल्क की मजमूई पैदावार GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 22% है और मजमूई अफरादी क़ुव्वत में से कमोबेश 44% अफराद ज़राअत से वाबस्ता हैं, जबकि आबादी का 60 से 70% हिस्सा बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर इस शोबे से मुंसलिक है। मुल्क की ज़राअत में फसलों का हिस्सा 35%, जंगलात 2.13%, लाइव स्टॉक 61%, पोल्ट्री और माहीगीरी 4% है। एक तखमीने के मुताबिक तशवीशनाक बात यह है कि 2050 ईस्वी तक मुल्क में गंदम की पैदावार में 50% कमी का खदशा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी मुख्तलिफ फसलें और फलों की अक़साम पहले ही मुतासिर हो रही है। इन तमाम परेशानी और ख़तरात के बावजूद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फसलें काश्त करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होते हैं। फसलों की काश्त के लिहाज से हमारी 4 फसलें कपास, गंदम, गन्ना और चावल ज़्यादा अहम है। कपास की फसल मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, जिसका ज़राअत में हिस्सा 4.1% है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबे टेक्सटाइल का खाम माल कपास से ही हासिल किया जाता है। ताहम अलमिया यह है कि कपास की पैदावार में तकरीबन 7% कमी वाक़ई हुई, क्योंकि इसके काश्तकार अब गंदम और गन्ने की काश्त को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जानिब से गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करना है। मुल्क में जंगलात का कुल रकबा महज 5% है, यानी मुल्क में 4.51 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर जंगलात वाक़ई हैं। लाइव स्टॉक ज़राअत का अहम जुज़्व है। तकरीबन 15 लाख ख़ानदान इस पेशे से वाबस्ता हैं और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें इससे पूरी करते हैं। ये मुल्क में दूध और गोश्त की फराहमी का ज़रिया है। पाकिस्तान में दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया मकाम रखता है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माली साल 2019-2020 के दौरान
پاکستان نے 61.6 ملین ٹن دودھ، 4.7 ملین ٹن گوشت پیدا کیا۔ یہ شعبہ ملک میں چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال کی فراہمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ پولٹری میں لائیو سٹاک کا ایک ذیلی شعبہ ہے جس میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مالی سال 2019 اور 2020 کے دوران اس شعبے میں 9.1% اضافہ ہوا۔ یہ شعبہ تقریباً 15 لاکھ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتا ہے۔ پولٹری کی وجہ سے ملک میں گوشت کی مانگ کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ گوشت کی 35% طلب پوری کرتا ہے۔ ماہی گیری کے شعبے کی بات کریں تو مجموعی طور پر اس شعبے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مالی سال 2019-2020 کے دوران مچھلی کی مجموعی برآمد کا حجم 2.7% رہا۔ زرعی ٹیکنالوجی خوراک اور زرعی شعبہ عالمی نظام کا اہم حصہ ہے۔ اس سیکٹر سے منسلک چھوٹے کاشتکار آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے قدیم اور روایتی کاشتکاری کے طریقہ کار کے تحت فصل اگاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہتر اور معیاری پیداوار کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلوبل ہارویسٹ کی رپورٹ کے مطابق پانی کے مسائل، غیر متوقع موسمی تبدیلی اور کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے خراب فصل کی پیداوار نے دنیا بھر میں 50 کروڑ چھوٹے کاشتکاروں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم ہوتے ہوئے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدید کاشتکاری نظام اور ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے۔ شعبہ زراعت میں ورٹیکل فارمنگ، عمودی زراعت سے لے کر ڈیٹا سائنس اور فارمنگ ڈرونز، زرعی شعبے میں استعمال ہونے والے ڈرونز جیسی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی جا چکی ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز کو متعارف کروانے کا مقصد موسمیاتی تبدیلی، پانی کی قلت، خوراک اور متوازن غذا کی بڑھتی ہوئی طلب، زمین کی محدود دستیابی اور دیگر مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ جدید اقدامات ابتدائی مرحلے میں ہونے کے باوجود سائنسی تحقیق پر مبنی ماڈرن ایگریکلچر پر انحصار کرتے ہیں۔ موبائل کا استعمال اور ICT بیسڈ اقدامات کاشتکاروں کو معلومات اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے مفید ذرائع ہیں۔ تعلیمی ادارے بھی زرعی تحقیق میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں کسانوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک دلچسپ پہلو ڈیجیٹل ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز، بائیو ٹیکنالوجی اور جدید پلانٹ بریڈنگ کے ساتھ زراعت میں جدت ایک مجموعی نقطۂ نظر پیش ہو رہا ہے تاکہ سائنسی طور پر درست اور مؤثر کاشتکاری کرتے ہوئے خوراک کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ آنے والے وقتوں میں فصلوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانا آسان کام نہیں ہوگا۔ اس وقت زرعی شعبے کو جس طرح صنعتی دور کے طریقوں جیسے زمین کے استعمال کے فرسودہ تصورات اور پیداواریت کے تحت چلایا جا رہا ہے، اس کے نتائج اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں زراعت کے فروغ اور فصلوں کی پیداوار کو دگنا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زرعی زمینوں کے لیے مزید بڑے کارپوریٹ فارمز بنانا یا پھر نئے مصنوعی کیمیکلز تیار کرنا پڑیں گے۔ زرعی ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جدید مانیٹرنگ اور ڈیٹا انالیسس کے ٹولز استعمال کرتے ہوئے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ زرعی پیداوار کے دو اہم ترین اور بنیادی وسائل زمین اور پانی کے استعمال پر زائد بوجھ ڈالے بغیر فصلوں کی پیداوار کو دگنا کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، شعبہ زراعت معیشت کا اہم ستون۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس کی اہمیت بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامیاب اور محنتی انسان بنائے اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔